जब जंगल में सो रहा होता है तो कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि शायद इस जंगल में अब शेर है ही नहीं, या फिर इस जंगल से शेर जा चुका है। और कुछ ऐसी ही गलतफहमी कई सारे लोगों को हनुमान बेनीवाल के बारे में भी हो रही है कि शायद हनुमान बेनीवाल जो कुछ वक्त से शांत नजर आ रहे हैं वो कहाँ हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल अब और भी ज़्यादा बड़े तरीके से राजस्थान की राजनीति में आने की सारी तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार, राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और ये हैं वरुण भंसाली। और आज हम बात करने वाले हैं उस शेर की जिसने वो भ्रांति तोड़ दी कि राजस्थान में तो केवल बीजेपी और कांग्रेस ही आ सकते हैं, इनके अलावा कोई ना तो अपना अस्तित्व बना सकता है ना आगे बढ़ सकता है। हनुमान बेनीवाल ने यह भ्रांति तो हालांकि पिछली बार ही तोड़ दी थी और एक पार्टी बनाकर उसमें 3 से ज्यादा एमएलएज सबकी हलक में से निकाल कर ले आए थे। और यही वजह थी कि बीजेपी को नेशनली उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा और हनुमान बेनीवाल केंद्र में जाकर एमपी बने और फिर यह भी दिखा दिया कि जब मुद्दा किसान का हो तो वो पार्टी नहीं देखते, वो किसानों का साथ देते हैं। और बहुत ही तरीके से उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी जो कि केंद्र में है उन्हें भी टाटा बाय बाय कर दिया। अपनी मेहनत और लगन के बूते पर उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी खड़ी करी जो इतनी मजबूती से खड़ी हुई दोनों पार्टियों यानी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने जमीनी स्तर पर अभी से ही आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों के लिए काम शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल सिर्फ जाटों के नेता ही नहीं है, किसानों के नेता ही नहीं है, वो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हर जाति विशेष के साथ हैं। अगर वो मुद्दा सही है और खड़ा करने लायक है, अपोजिट बोलने लायक है, उनके लिए वो स्टैंड जरूर लेते हैं। चेतना, यहां पर हमें एक और बात को समझना होगा कि हनुमान बेनीवाल अब किस स्ट्रैटेजी और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वल्लभ नगर से अपना कैंडिडेट जो खड़ा किया है, वो जो कैंडिडेट है वो गुलाब चंद कटारिया का सबसे खास हुआ करता था। और डांगी जो कैंडिडेट है उनको भाजपा से टिकट नहीं मिला तो हनुमान बेनीवाल ने उनको टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि वो एक वैश्य कैंडिडेट के साथ भी आ सकते हैं और उदयपुर जैसी जगह पर भी आ सकते हैं जहां पर कहीं भी वो जो नागौर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही जातीय समीकरण में लेना देना है, ना ही किसी और चीज में, लेकिन वो अपने एक संदेश को देने में पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं कि वो न सिर्फ जाटों के नेता नहीं है, वो सिर्फ किसानों के नेता नहीं है, वो 36 कौमों के नेता है। और आने वाले चुनाव में वो 36 कौमों के साथ इस रण की रणभेरी में आने वाले हैं, ये भी उन्होंने पूरी तरह से इससे साफ कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये चुनाव हारे डांगी या जीते, हालांकि वो बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं, बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। और वहां पर जो मुकाबला है वो तिकोणी बना हुआ है पूरी तरह से। कांग्रेस जो रालोपा का कैंडिडेट है डांगी और निर्दलीय भिंडर के बीच में मुकाबला है, बीजेपी वहां नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन अगर वो हारे भी तो भी हनुमान बेनीवाल अपना संदेश देने में पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरू से ही उन्होंने अपना ये संदेश क्लियर रखा है दोनों पार्टियों के सामने कि अगर वो कोई भी चीज़ गलत होते हुए देखते हैं तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करते, उसके खिलाफ स्टैंड जरूर लेते हैं, चाहे से उनके इमेज को फर्क पड़े या ना पड़े। यही कहीं ना कहीं उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है चेतना, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा गया कि किरोड़ी लाल मीणा जब पहले भाजपा में थे, भाजपा से फिर किसी एनपीपी में आ गए, एनपीपी से फिर वापस भाजपा में चले गए, तो ये समझ में आ गया कि वो शायद पार्टियों में इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल कभी भी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए, उन्होंने बाहर से गठबंधन किया। और जब वो पार्टी किसानों के खिलाफ हुई तो उन्होंने पार्टी छोड़ने में भी देर नहीं लगाई, चाहे वो भारत की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी ही क्यों ना हो। इस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो अपने मुद्दों पे हमेशा साथ हैं, अपनी जनता के साथ हैं। और यही वो बात है जिसको लेकर लोग उनके साथ हैं। और आज की डेट में अगर
जाट कौम के सबसे बड़े नेता की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल से बड़ा नेता कोई नहीं है, और वो भी तब जब वो ना बीजेपी से ताल्लुक रख रहे हैं और ना कांग्रेस के। ये वाकई बड़ी बात है। और अब हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं आगे वाले चुनाव की भी, 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं उनकी भी साफ साफ रणभेरी सेट कर दी है, वल्लभ नगर में अपना कैंडिडेट डांगी को बनाकर। और उससे भी ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जो हैं वो 36 कौमों के साथ और पूरे राजस्थान में अब पूरे शक्ति से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है वो प्रचार भी वाकई देखने योग्य है। पूरे वक्त उनके भाषण आप देख लीजिए, उनका प्रचार आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनकी तैयारी साफ नजर आ रही है। और इसीलिए हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा था, इस शेर को सोता हुआ मत समझिए, ये शेर जंगल में है, रहेगा और पूरी तरीके से बड़ी फाइट देगा और दहाड़ कर वापस आएगा रणभेरी में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। अक्सर जंगल का राजा शेर जब जंगल में सो रहा होता है तो कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि शायद इस जंगल में अब शेर है ही नहीं, या फिर इस जंगल से शेर जा चुका है। और कुछ ऐसी ही गलतफहमी कई सारे लोगों को हनुमान बेनीवाल के बारे में भी हो रही है कि शायद हनुमान बेनीवाल जो कुछ वक्त से शांत नजर आ रहे हैं वो कहाँ हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल अब और भी ज्यादा बड़े तरीके से राजस्थान की राजनीति में आने की सारी तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार, राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और ये हैं वरुण भंसाली। और आज हम बात करने वाले हैं उस शेर की जिसने वो भ्रांति तोड़ दी कि राजस्थान में तो केवल बीजेपी और कांग्रेस ही आ सकते हैं, इनके अलावा कोई ना तो अपना अस्तित्व बना सकता है ना आगे बढ़ सकता है। हनुमान बेनीवाल ने ये भ्रांति तो हालांकि पिछली बार ही तोड़ दी थी और एक पार्टी बनाकर उसमें 3 से ज्यादा एमएलएज सबकी हलक में से निकाल कर ले आए थे। और यही वजह थी कि बीजेपी को नेशनली उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा और हनुमान बेनीवाल केंद्र में जाकर एमपी बने। और फिर यह भी दिखा दिया कि जब मुद्दा किसान का हो तो वो पार्टी नहीं देखते, वो किसानों का साथ देते हैं। और बहुत ही तरीके से उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी जो कि केंद्र में है उन्हें भी टाटा बाय बाय कर दिया। अपनी मेहनत और लगन के बूते पर उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी खड़ी करी जो इतनी मजबूती से खड़ी हुई दोनों पार्टियों यानी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने जमीनी स्तर पर अभी से ही आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों के लिए काम शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल सिर्फ जाटों के नेता ही नहीं है, किसानों के नेता ही नहीं है, वो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हर जाति विशेष के साथ हैं। अगर वो मुद्दा सही है और खड़ा करने लायक है, अपोजिट बोलने लायक है, उनके लिए वो स्टैंड जरूर लेते हैं। चेतना, यहां पर हमें एक और बात को समझना होगा कि हनुमान बेनीवाल अब किस स्ट्रैटेजी और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वल्लभ नगर से अपना कैंडिडेट जो खड़ा किया है, वो जो कैंडिडेट है वो गुलाब चंद कटारिया का सबसे खास हुआ करता था। और डांगी जो कैंडिडेट है उनको भाजपा से टिकट नहीं मिला तो हनुमान बेनीवाल ने उनको टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि वो एक वैश्य कैंडिडेट के साथ भी आ सकते हैं और उदयपुर जैसी जगह पर भी आ सकते हैं जहां पर कहीं भी वो जो नागौर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही जातीय समीकरण में लेना देना है, ना ही किसी और चीज में, लेकिन वो अपने एक संदेश को देने में पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं कि वो न सिर्फ जाटों के नेता नहीं है, वो सिर्फ किसानों के नेता नहीं है, वो 36 कौमों के नेता है। और आने वाले चुनाव में वो 36 कौमों के साथ इस रण की रणभेरी में आने वाले हैं। ये भी उन्होंने पूरी तरह से इससे साफ कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये चुनाव हारे डांगी या जीते, हालांकि वो बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं, बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। और वहां पर जो मुकाबला है वो तिकोनी बना हुआ है पूरी तरह से। कांग्रेस जो रालोपा का कैंडिडेट है डांगी और निर्दलीय भिंडर के बीच में मुकाबला है, बीजेपी वहां नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन अगर वो हारे भी तो भी हनुमान बेनीवाल अपना संदेश देने में पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं।
जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरू से ही उन्होंने अपना ये संदेश क्लियर रखा है दोनों पार्टियों के सामने कि अगर वो कोई भी चीज गलत होते हुए देखते हैं तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करते, उसके खिलाफ स्टैंड जरूर लेते हैं, चाहे से उनके इमेज को फर्क पड़े या ना पड़े। यही कहीं ना कहीं उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है चेतना, क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा गया कि किरोड़ी लाल मीणा जब पहले भाजपा में थे, भाजपा से फिर किसी एनपीपी में आ गए, एनपीपी से फिर वापस भाजपा में चले गए, तो ये समझ में आ गया कि वो शायद पार्टियों में इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल कभी भी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने बाहर से गठबंधन किया और जब वो पार्टी किसानों के खिलाफ हुई तो उन्होंने पार्टी छोड़ने में भी देर नहीं लगाई, चाहे वो भारत की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी ही क्यों ना हो। इस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो अपने मुद्दों पे हमेशा साथ हैं, अपनी जनता के साथ हैं, और यही वो बात है जिसको लेकर लोग उनके साथ हैं। और आज की डेट में अगर जाट कौम के सबसे बड़े नेता की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल से बड़ा नेता कोई नहीं है, और वो भी तब जब वो ना बीजेपी से ताल्लुक रख रहे हैं और ना कांग्रेस के। ये वाकई बड़ी बात है। और अब हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं आगे वाले चुनाव की भी, 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं उनकी भी साफ साफ रणभेरी सेट कर दी है, वल्लभ नगर में अपना कैंडिडेट डांगी को बनाकर। और उससे भी ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जो हैं वो 36 कौमों के साथ और पूरे राजस्थान में अब पूरे शक्ति से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है वो प्रचार भी वाकई देखने योग्य है। पूरे वक्त उनके भाषण आप देख लीजिए, उनका प्रचार आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनकी तैयारी साफ नजर आ रही है। और इसीलिए हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा था, इस शेर को सोता हुआ मत समझिए, ये शेर जंगल में है, रहेगा और पूरी तरीके से बड़ी फाइट देगा और दहाड़ कर वापस आएगा रणभेरी में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। अक्सर जंगल का राजा शेर जब जंगल में सो रहा होता है तो कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि शायद इस जंगल में अब शेर है ही नहीं, या फिर इस जंगल से शेर जा चुका है। और कुछ ऐसी ही गलतफहमी कई सारे लोगों को